नमस्कार, आदाब, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से बिंदु सर नौगढ़ वाले यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम जानेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याओं से सवाल कैसे बनते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उसके अंतर्गत आने वाले हम सभी प्रकार की संख्याओं जैसे प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले परिमेय संख्याओं से। क्या होती है परिमेय संख्या? पहले परिभाषा जानिए। परिमेय संख्याएं इंग्लिश में इसको कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होता है, परिभाषा देखते हैं। ऐसी कोई भी ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां pq पूर्णांक हो और q का वैल्यू 0 ना हो, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिभाषा लिखेंगे, जिन संख्याओं को यहां से लिखते हैं, जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां p q पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में लेते हैं, दो बटा 4/3, 1/2, 6/7, 5, 3 इत्यादि। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं, क्योंकि 4/3 में 4 और 3 दोनों पूर्णांक हैं। इन्हें हम p बटा q के रूप में लिखे हैं और इसका हर यानी कि है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो इसका हर 3 है, शून्य नहीं है, इसलिए ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या हैं। 5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 5 को 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां 5 और 1 दोनों पूर्णांक हैं और इसका हर शून्य नहीं है। तो इस टाइप की सभी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्या। कहते हैं, सवाल बनता है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं। लिखेंगे, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो बटा एक लिख सकते हैं, जहां 0 और 1 अंश और हर दोनों पूर्णांक है और हर इसका शून्य नहीं है, इसलिए शून्य भी एक परिमेय संख्या है। किसी भी संख्या का जिसका हर शून्य होगा वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी।
अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या irrational numbers परिमेय संख्याओं का ठीक विपरीत होती है अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उन संख्याओं को ही कहते हैं अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे तीन बटा जीरो, इसका हर 0 हो गया, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान हमेशा इनफाइनाइट होगा और इनफाइनाइट को कभी भी नंबर लाइन पे दर्शाया नहीं जा सकता है, इसलिए यह 3/0 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3, √5, 0.101001000 इनफाइनाइट, इस टाइप की सभी संख्याएं, ये √5, √3, कोई भी अभाज्य संख्या यदि रूट में है तो वो सभी संख्याएं हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो इस टाइप की संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब हम देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या में वे सभी संख्याएं आती हैं जो परिमेय होती हैं, अपरिमेय होती हैं, पूर्ण होती हैं, प्राकृतिक होती हैं। वे सभी संख्याएं सम्मिलित रूप से कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। परिभाषा देखते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई गट्ठर है, इसमें उठा के इधर से डाल दीजिए परिमेय संख्याएं, जैसे हो गया 2/3, 1/2, 5, 1.32 और ये सब उठाकर इसमें डाल दीजिए।
और इधर से डाल दीजिए अपरिमेय संख्या, जैसे √2, 0.10, 100, डॉट डॉट, और √3, 4/0, ये सब उठाकर इसमें डाल दीजिए। तो ये सभी संख्या इसमें आ जाएंगी। इसमें आ जाएगा 2/3, 1/2, 1.32, और सब भी आ जाएगा √2, √3, 4/0, और आ जाएगा 0.10, 100, इस टाइप की सभी संख्या आ जाएगी। तो ये जो गट्ठर बनेगा यही कहलाएगा रियल नंबर। ये सब क्या कहलाएंगे? वास्तविक संख्या। कहने का मतलब है कि परिमेय और अपरिमेय के समूह को ही कहा जाता है वास्तविक संख्या। अब आप देखिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कर लीजिए। प्राइम नंबर्स वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, ऐसी कोई भी संख्या जो एक से कटे या स्वयं से कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से वो कभी न कटे, तो उन संख्याओं को ही कहा जाता है अभाज्य संख्या। जैसे 2, यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, डॉट इस टाइप से। तो अभाज्य संख्या इनफाइनाइट होती हैं, क्योंकि संख्याएं अनंत होती है, इसलिए अभाज्य संख्याएं भी अनंत होती हैं। ये सभी संख्याएं या तो एक से कटेंगी या फिर स्वयं से कटेंगी, उनके अलावा ये किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी। कभी कभी डाउट हो जाता है आप लोगों को कि 9 भी अभाज्य संख्या है। नहीं, ये 9 अभाज्य संख्या नहीं है, यह विषम संख्या है। यह 9 एक और स्वयं 9 के अलावा यह 3 से भी कट जाएगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो इन संख्याओं को कहा जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर दो या दो से अधिक वे संख्याएं जिनका
उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, दो या दो से अधिक वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। पहला 3 5 7 भी ले लीजिए। दूसरा 4 5 9। थर्ड नंबर 16 15। ये सभी सहअभाज्य हैं क्योंकि 3 5 7 में कॉमन फैक्टर केवल एक है, इसलिए ये तीनों संख्या जो है सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। 4 5 9 ये सब भी सहअभाज्य संख्या है क्योंकि इन तीनों संख्या में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा दूसरी संख्या नहीं है। ये 16 और 15 भी सहअभाज्य है क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो है एक, इसलिए ऐसे संख्याओं को ही कहा जाता है सहअभाज्य संख्या। जिन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो उन संख्याओं को कहा जाता है सहअभाज्य संख्या। जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए क्या होता है। प्राइमरी में इससे पहले अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं एक फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कोई भी सवाल एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमें 26 में डिवाइड करना है 5 से, तो हम करेंगे 5 बार जाएगा, 5 बचे 25 और घटा देंगे तो बचेगा 1। या 39 लेना है, इसमें हमें भाग करना है 6 से, तो क्या बन जाएगा 6 छक्का 36 बचेगा, यहाँ घटा देंगे तो 3। या और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 7 का भाग कर लेते हैं 66 में, तो क्या बन जाएगा 7 9 63। यहाँ बचेगा, घटा देंगे तो 3। तो अब जानते हैं इसे भाज्य कहते हैं, इसे भाजक, और ये भागफल, और नीचे जो आता है ये शेषफल। यहाँ हम देखेंगे तो इसी फार्मूले में भरेंगे तो भाज्य जो है 26 ये किसके बराबर होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के, मतलब 5 गुणे 5 प्लस शेषफल 1 के, मतलब 5 5 25 प्लस 1 26 ये इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये सवाल क्या था, सही था। आप प्राइमरी में पढ़ते आ रहे हैं, उसी प्रकार से इसको भी देखेंगे। इसमें इसका गुणा करके, भाज्य में भागफल का गुणा करके, भाजक में भागफल से गुणा करके शेषफल जोड़ देंगे और भाज्य के बराबर आ गया तो ये सवाल सही है, और नहीं आए तो सवाल गलत माना जाता है। उत्तर की जांच आप करते थे तो हम देख लेते हैं। 7 गुणे 9 प्लस 3, 7 9 63 प्लस 3 63 और 3 66 इसके बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये माना जाता है कि ये सवाल जो है वो सही है। तो उसी को सबसे पहले यूक्लिड ने बताया था क्या होता है। उसने बताया कि यदि कोई दो पूर्णांक हो, यूक्लिड ने बताया कि यदि दो पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर या तो 0 से बड़ा हो या बराबर हो लेकिन बी से छोटा होना चाहिए। मतलब यदि कोई आप भाग ले लेते हैं, जैसे भी हम बताए हैं 4 का भाग कर देते हैं हम 21 में, तो क्या बन जाएगा 4 5 6 20, 1 बचेगा। तो ये जो शेषफल है, या ऐसे ले लेते हैं 5 का भाग 30 में, तो 5 6 30, यहाँ 0 आएगा। तो हमेशा जो शेषफल होता है, जो यहाँ पर रिमाइंडर है, रिमाइंडर शेषफल जो है, वो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए और या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर r जो है वो 0 के या तो बराबर हो या फिर 0 से बड़ा, लेकिन b माने भाजक, भाजक से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसी प्रमेय को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और इसको सबसे पहले यूक्लिड ने बताया था। इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम जानेंगे HCF ज्ञात करना। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 में दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल दिया है 135 और 225, इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो हमेशा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से संख्याओं का HCF ज्ञात करने के सवाल बोर्ड में अक्सर आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें हम जानते हैं जब यहाँ लिखेंगे हल, तो लिखेंगे और दिखाएंगे कि 225 इज ग्रेटर देन 135। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको बगल में आप चाहे तो हल कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे हल कर सकते हैं, 225 में भाग करेंगे 135 से, तो एक बार जाएगा 135, घटा देंगे 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 और 1 में से गया कुछ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं 225 भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल आधन शेषफल। तो 225 बराबर हम लिख सकते हैं 135 गुणे 1 और प्लस 90। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये वाला जो है इसी पे हम चलेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी क्या है, भाजक है, और ए क्या है, भाज्य है, और क्यू क्या है, कोसेंट है, भागफल, और ये आर क्या है, रिमाइंडर है जो नीचे बचता है। अब ये 90 को भाजक बना देंगे और 135 को यहाँ उतार देंगे, तो कई बार जाएगा, एक बार जाएगा 90, घटा देंगे तो आ जाएगा 5 और 13 में से 9 गया 4, 45। इसका मतलब ये हुआ कि हम 135 को लिख सकते हैं 90 गुणे 1 और प्लस 45। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। फिर 45 को भाजक बना देंगे और 90 को यहाँ उतार देंगे, 45 दूना 90, शेषफल आ गया 0। अतः हम इसको लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 और प्लस 0। यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं r इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी r इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर जब 0 आ गया तो लिखेंगे r बराबर 0। तो ऐसे कंडीशन में जो अंतिम भाजक होता है b, अंतिम जो भाजक होता है वही होता है HCF, वही क्या होता है, HCF। तो यहाँ हम अंतिम भाजक जो b है, a बराबर बी क्यू प्लस आर से जब इसका कंपेयर करेंगे तो यही आएगा b का मान। अतः लास्ट में लिखते हैं HCF बराबर 45। इस प्रकार इसका यही हो जाता है आंसर।
और ये एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो श्रेणी तैयार हुआ है, ये श्रेणी इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी को कहा जाता है। ये जो श्रेणी प्राप्त हुआ है 1 2 3, ये 3 श्रेणी जो प्राप्त हुआ है इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एग्जाम्पल के तौर पर एक और सवाल लेते हैं, सेकेंड वाली देखते हैं। ये देखिए दिया है 196 और 38,220। एक 196 और 38,220। तो जब हम लिखेंगे हल तो लिखेंगे 38,220 इज ग्रेटर देन 196। यहाँ बगल में हल करके देख लीजिए उसके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को तैयार करने के लिए। यहाँ पर हल करने में आसान होगी आपको। 38,220 में भाग कर देंगे 196 का। भाग कर लिया है तो ये देखिए भाग गया है 196 का, जब 38,220 में तो 195 बार गया है। इसका मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं 38,220 बराबर 196 अगुणे 195 प्लस शेषफल 0। यहाँ पर r का मान क्या आ गया, 0 आ गया, r इक्वल टू 0 आ गया। तो अंतिम जो भाजक होता है वही होता है HCF इक्वल टू 196 हो जाएगा। यही होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना। तो चलिए इसी में इस टाइप का जो सवाल है ये हमेशा बोर्ड में आता है। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस टाइप के सवाल आते हैं। इसमें दिया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक दोनों के लिए मैं एक ही सवाल में बता दूंगा आपको, जिससे आप समझ जाएंगे। चलिए हम सवाल लिख लेते हैं। सवाल दिया है, ये क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। 6q+1, 6q+3 और 6q+5 विषम पूर्णांक कह रहा है कि इस रूप का होगा। देखिए यदि इसकी तुलना आप करते हैं a बराबर bq+r से, तो यहाँ देखेंगे q के साथ में जो b है, यहाँ पर q के साथ में 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। इसका मतलब b का मान 6 है। तो से तुलना करने पर हम देखेंगे कि b का मान आ गया 6। अच्छा, जब b का मान आ गया 6, इसका मतलब शेषफल 6 से छोटा ही होगा, क्योंकि b क्या है, भाजक है, और जब भाजक 6 है तो शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। तब लिखेंगे, तब r इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 6 नहीं लिखेंगे, 6 से छोटा ही होगा। तो r बराबर जब 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, तब हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मान लेंगे कि माना कोई पूर्णांक a है, क्या है, a है, तो हम लिख सकते हैं a बराबर क्या चीज,
इसी में जब भरेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ही जब भरेंगे तो ए बराबर बी का मान 6 हो गया, क्यू और आर का मान 0 1 2 3 4 5 लेंगे तो 6 प्लस 0 6 प्लस 1 6 प्लस 2 6 प्लस 3 और 6 प्लस 4 और 6 प्लस 5 हम लिख सकते हैं। इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो 6 प्लस 0 को सिर्फ 6 लिख सकते हैं जो कि 2 से विभाजित है। 6 प्लस 2 भी 2 से विभाजित है। 6 प्लस 4 भी 2 से विभाज्य है। ये 2 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य है और ये 2 से विभाज्य है। तो लिखेंगे 6 प्लस 0 लिखना जरूरी नहीं है, लिखेंगे 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4 2 से विभाज्य है, सभी 2 से विभाज्य है। अतः सवाल क्या पूछा है, अतः ये बोला है कि इतना के रूप का कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना के रूप का होगा। अतः कोई भी धनात्मक समपूर्णांक छः क्यू प्लस 2 6 प्लस 4 के रूप का होगा। ये यदि सम पूर्णांक पूछता तो ये आंसर लिखते और विषम पूर्णांक पूछा है तो इसका फॉर्म इसमें यदि आप विषम पूर्णांक में लगाएंगे तो ऐसे लिखिएगा कि 6 प्लस 1 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 के रूप का होगा। इस टाइप के सवाल हमेशा पूछते हैं, एक सम पूर्णांक के लिए और एक विषम पूर्णांक के लिए। तो सम पूर्णांक के पूछेगा तो इस टाइप से आप लिखिएगा और विषम पूर्णांक के लिए पूछेगा तो ऐसे पूछिएगा, ऐसे आप लिखिएगा। यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली ये बात है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर से यदि हम कंपेयर करते हैं तो हम देखेंगे कि बी का मान क्या है। यदि बी का मान 6 है तो आर का मान हमेशा 6 से छोटा ही होगा, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 तक हो सकता है। तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। तो उस संख्या का रूप इस टाइप से बनेगा। तो इसमें हम देख लेंगे कि कौन कौन 2 से विभाज्य है। जो संख्या 2 से विभाज्य है वही हो जाएगी सम संख्या, और जो 2 से विभाज्य नहीं है वही हो जाएगी विषम संख्या। पता है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे घातीय n या 4 पे घातीय n या 2 पे घातीय n 8 पे घातीय n कोई भी संख्या दे सकता है, उस पर पावर n 0 पर समाप्त होगा। तो देखिए सवाल में है कि 6 पे घातीय n 0 पर समाप्त होगा, जांच कीजिए। इस टाइप से सवाल पूछ सकता है, या फिर 4 पे घातीय n क्या यह 0 पर समाप्त होगा, या 8 पर घातीय n क्या यह 0 पर समाप्त होगा। इस टाइप से कोई भी सवाल आपको बना के बोर्ड में पूछ सकता है।
तो आप याद रखिए कि कोई भी संख्या जीरो पर कब समाप्त होती है, जब उसके अंत में जीरो होता है। जैसे एक के पीछे जीरो तो जीरो पे समाप्त है, 2 3 5 जीरो ये जीरो पे समाप्त है, 6 जीरो ये जीरो पे समाप्त है, 1 3 जीरो ये जीरो पे समाप्त है। इस टाइप की संख्या जो है वो जीरो पे समाप्त है। यदि 10 पे घाते हम 3 करेंगे तो ये भी जीरो पे समाप्त है, क्योंकि 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार होगा और 1 पर 3 जीरो 1000 ये भी जीरो पे समाप्त है। तो हमें ये जांच करना है कि क्या ये संख्याएं जीरो पर समाप्त है कि नहीं। देखिए कोई भी संख्या जीरो पर तभी समाप्त होगी जब उसके आधार का गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का होगा। जैसे इसका हम यदि आधार का गुणनखंड करेंगे तो लिख सकते हैं 6 को 2 गुणे 3 इस पे घात n। तो देखिए इसके आधार के गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है। तो जब 2 है 5 नहीं है इसका मतलब यह संख्या कभी भी जीरो पे समाप्त नहीं होगी। n का मान हम कोई भी चीज रख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या बोला तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्याओं को कहते हैं। 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। जैसे हम कोई मान रख के देख लेते हैं, 6 पे घाते यदि 1 रखेंगे तो 6 कम 6 ये जीरो पे समाप्त नहीं है। 6 पे 2 रखेंगे तो 6 छका 36 ये भी जीरो पे समाप्त नहीं है। यदि 6 पर पावर 3 रखेंगे, n का मान बदल रहे हैं, n का मान यहाँ पर n का मान 1 2 3 4 इस टाइप से ले रहे हैं। ये कभी भी जीरो पे समाप्त नहीं होगा। देखिए 3 रखेंगे तो 6 छका 36 छका 216 आ जाएगा, ये जीरो पे नहीं है। हमेशा लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। ये कभी भी संख्या जीरो पे समाप्त नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। इसको यदि हम लिखेंगे तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 इस पे पावर n या 2 पे पावर 2n। इसको जब घात के रूप में बदलेंगे तो ये भी जीरो पे समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके आधार के गुणनखंड में 2 गुणे 2 है 5 नहीं है। यदि इन सबका गुणनखंड हम करके देख लेते हैं तो 10 का पावर n करेंगे हम तो आएगा 10 को लिखेंगे 2 गुणे 5 और इसमें पावर n। ये देखिए जीरो पे समाप्त है क्योंकि 2 गुणे 5 है, 2 भी है 5 है, 2 5 है 10 और 10 का गुणनखंड करेंगे n का मान अलग अलग भर के। देखिए 10 पे घाते 1 का मतलब 10 जीरो पे समाप्त है, 10 पे घाते 2 का मतलब 10 दाने 100 जीरो पे समाप्त है, 10 पे घाते 3 करेंगे तो 1000 ये भी क्या है जीरो पर समाप्त है। तो इसके आधार के गुणनखंड में 2 और 5 होने चाहिए। यदि 2 और 5 गुणनखंड में नहीं है तो ये संख्या कभी भी जीरो पे समाप्त नहीं होगी। तो ये सवाल अक्सर करके बोर्ड में आता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में आता है सिद्ध करने के लिए कि करनी में 3 करनी में 5 करनी में 7 अपरिमेय संख्या है। उसको भी देख लीजिए, ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। देखिए बार बार आता है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 या करनी में 3 करनी में 2 करनी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं ऐसा सवाल जब भी आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इन संख्याओं को हम सिद्ध करने के लिए इसका पहले विपरीत मान लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ये तो अपरिमेय है, लेकिन हमको सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमको इसका विपरीत मानना पड़ेगा। तो हल करेंगे तो लिखेंगे मानना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं करणी में 5 बराबर a/b, या लिखिए जहां ab पूर्णांक है तथा सह अभाज्य है।
और b इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन हम लिखेंगे। जब इतना हो गया तो b धरा के गुणा हो जाएगा, तो b√5 इक्वल टू a। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा, इधर करड़ी हट जाएगी तो 5b² बराबर a²। यहाँ से हम करेंगे तो b² बराबर a² और इधर गुणा है, बराबर के इस पार जाएगा तो भाग हो जाएगा, बटा 5 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे कि यदि 5 a² को विभाजित करता है, तो 5 a को भी विभाजित करेगा। जब 5 a² को विभाजित करेगा तो क्लियर है कि 5 a को भी विभाजित करेगा। ऐसा हम कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि 7k² को 7 डिवाइड करता है। क्या करता है? डिवाइड करता है। तो 7 को भी तो 7 डिवाइड करेगा। जब इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस संख्या को खुद वो डिवाइड करेगा। वैसे ही जब 5a² को विभाजित कर रहा है तो 5a को भी विभाजित करेगा। अब देखते हैं, फिर से मान लेते हैं, माना a बराबर 5c, अब ये इसका मान जो है a का मान 5c हम इसी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 से। a क्या है? b√5 बराबर a। अब इसको लिखेंगे, a का मान भर देंगे तो b√5 इक्वल टू a का मान हो जाएगा 5c। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर 5b² हो जाएगा, 5b² बराबर इधर हो जाएगा 25c²। तो यहाँ पर आपका जाएगा 5b² और बटा 25 बराबर c²। तो 5 कम 5, 5 5 25, b² बटा 5 बराबर c², या c² बराबर b² बटा 5। लिखेंगे कि यदि 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा, 5b को भी विभाजित करेगा। अतः देखिए यहाँ पर 5 a को डिवाइड कर रहा है, a को विभाजित कर रहा है, और यहाँ पर 5 b को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब a और b दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः a b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। और हम क्या लिखेंगे कि जहाँ a b पूर्णांक तथा सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि कॉमन फैक्टर कितना है? 5 है। तो ये दोनों विरोधाभास में हो गया। अतः
इस बात का विरोध करता है कि ए और बी सह अभाज्य है। तो ये क्यों हुआ है? ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ है? हमारे गलत कल्पना करने की वजह से कि यह एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना की वजह से हमारे गलत कल्पना की वजह से प्राप्त हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी टाइप से आपको बोर्ड में ठीक ऐसे ही लिखना है। ये नीचे का कारण देना अति आवश्यक है और इसको दर्शाना है विपरीत मानकर। बस ये हो गया आपका आंसर। देखिए इसी में एक और ये सवाल आता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5। एक तो आता है कि सिर्फ एक ही संख्या एक ही पद में रहेगा, करड़ी में 2, करड़ी में 5, करड़ी में 3, करड़ी में 7, इस टाइप से रहेगा। और एक रहेगा कि 2 पदों में होगा, जैसे 2 + करड़ी में 5 हो जाए, 3 - करड़ी में 5 हो गया, या 2 + 3 करड़ी में 5 हो जाए। इस टाइप से कोई भी संख्या, ये 2 पद वाला होता है और एक पद वाला होता है। तो लंबा यही वाला होता है। ये तो एकदम आसान होता है। देखिए कैसे होता है। ये दोनों टाइप से आपको सिद्ध करने आना चाहिए। तो इस टाइप का सवाल यदि दे दिया है तो आप लिखेंगे माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है। इसलिए आप लिखेंगे 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर a/b। या लिखिएगा जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं और b ≠ 0। तो इसको हल करने के लिए अब आप यहाँ करेंगे हल। 2√5 लिखेंगे a/b और -3, इस 3 को उधर ले जाएंगे, फिर इस 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो करड़ी में 5 बराबर हो जाएगा a/b -3, और ये गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो √5 हो जाएगा a/2b माइनस ऊपर 3 बटा इसका भी नीचे आ जाएगा 2। यहाँ देखेंगे कि a और b पूर्णांक है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। और जब ये परिमेय संख्या हो जाएगी तो इसके बराबर करड़ी में 5 भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। लिखेंगे कि a और b पूर्णांक है, इसलिए a/2b - 3/2 एक परिमेय संख्या है, और इस प्रकार √5 भी
परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं पहले से कि कड़ी में 5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। बस इसमें इतना ही लिखना है। अब इसमें एक और विधि रह गया जिसको आप जान लीजिए। इसमें आता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत है और कौन सी अशांत है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे दे दिया 15/1300 या 135। कहेगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि यह शांत है कि अशांत है। तो देखिए कोई भी संख्या बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आप बता सकते हैं कि शांत है कि अशांत। कब? मान लीजिए कि कोई संख्या p/q है। यह संख्या शांत तब होगी जब इसके q का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5n के रूप का हो, या 2n का रूप का हो, या 5n का रूप का हो। मैंने या तो ये इस रूप का होना चाहिए, इसके q का अभाज्य गुणनखंड, या इस रूप का होना चाहिए, या फिर इस रूप का होना चाहिए। तीनों में से कोई एक है तब तो यह संख्या शांत होगी, और यदि तीनों में से कोई नहीं है तब यह संख्या अशांत होगी। जैसे सिंपल सी बात करते हैं, 15/135 को लेते हैं या इसको 17 कर देते हैं। अब इसको जानने के लिए हम पहले इसके हर का भाज्य गुणनखंड करेंगे। हर का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 135 को क्या लिख सकते हैं, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे, 15 3 45, फिर 3 से काटेंगे, 5 3 15, फिर 5 से काटेंगे, 1 बार में 3 3 9 3 27, 27 5 135। इसको हम लिख सकते हैं 17/3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 और इंटू 5 पे पावर कितना 1, ये लिख सकते हैं। देखिए हमने कहा कि या तो 2 पे पावर n होना चाहिए, n और m जहाँ पर कोई भी प्राकृतिक संख्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो 2 पे घाते n या 5 घाते m होना चाहिए, या 2 पे घाते n और 5 घाते m दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 पे घाते m तो है, लेकिन 2 पे घाते n नहीं है। इसका मतलब ये है कि यह संख्या क्या होगी, अशांत होगी, अशांत होगी। एक और मेथड है, यदि 5 पे घाते n है और ये दूसरा कोई गुणनखंड आया है तो इससे आप ऊपर भाग करके देख लीजिए। तो इसका क्यूब होगा 3 3 9 3 27, 27 का 17 भाग करेंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा, अतः यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सवाल से लेते हैं, इसमें से बार बार आता है। हाँ, जैसे दे दिया 17/8, 17/8 कह रहा है कि बताइए कि क्या यह शांत है या अशांत। तो देखिए हल करेंगे तो 17 इसको हम लिखेंगे 2 पे घाते 3 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 पे घाते n का रूप आ गया, अतः यह संख्या क्या होगी, शांत होगी। लिखेंगे इसके हर का इसका हर 2 पे घाते n के रूप का है
इसलिए यह संख्या क्या होगी? शांत होगी। देखिए कैसे, क्योंकि हम 17/8 को जब लिखेंगे 17/2 पे घाते 3, तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर दिए 5 पे घाते 1 से ऊपर भी और 5 पे घाते 1 से नीचे भी, तो 17 × 5 = 85 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, या 3 को ऊपर नीचे कर दीजिए ऐसे। तो 5 × 5 = 25, 5 = 125, 125 में 17 से गुणा होगा, तो 17 × 5 = 85 के 5 और हासिल 8, 17 × 34, और 8 42, 17 × 17 = 4 21, 2125 और बटा आ जाएगा 2 × 5 पे घाते 3, मतलब 2125/10 पे घाते 3। अब 10 पे घाते 3 को लिख सकते हैं हम 2125/1000। तो भाग करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 आ जाएगा 2.125, जो कि शांत है, जो कि क्या है? शांत है। अतः यदि इसका हर 2 पे घाते n के रूप का है, इसलिए यह संख्या क्या होगी? शांत होगी। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें